नागरपुर गांव में बबलू ट्रैक्टर चलाता था और किसानी करता था। उसकी पत्नी पीलू घर का काम करती थी। बबलू अपने खेत में ट्रैक्टर चलाने के अलावा दूसरों के खेत में भी ट्रैक्टर चलाया करता था और पैसे कमाता था, लेकिन उनकी ज्यादा आमदनी नहीं होती थी। सुनिए जी, आप ओवर टाइम करते हैं, उसी के कारण हमारे पास पैसे आते हैं, लेकिन मुझे आपकी सेहत की फिक्र होती है। आप कितना काम करते हो? ज्यादा पैसा कमाने के लिए पीलू बहुत मेहनत करनी होती है। अपना काम बन जाता है और वैसे भी हमें पैसों की जरूरत तो पड़ने वाली है। अपने बच्चे होंगे तो उनकी स्कूल की फीस, हमारा नया घर का सपना, सब कुछ तो करना पड़ेगा ना। आप मुझे भी सिखा दो ना, मैं आधे टाइम ट्रैक्टर चला लूंगी। अरे तुम तकलीफ मत लो पीलू, मैं हूँ ना। बबलू की मेहनत से कालू बहुत जलता था। वो बहुत आलसी और लालची था। उसके पास ट्रैक्टर थे, लेकिन वो कामचोर होने के कारण उन्हें नहीं चलाता था। कालू हमेशा से धोखेबाजी करके पैसे कमाने को देखता था। ये बबलू डबल शिफ्ट में काम करता है। पूरे गांव में यही है जो इतना मेहनत करता है। मुझे किसी से इतना नुकसान नहीं होता जितना इससे होता है। मैं इसके ट्रैक्टर को आधा काट दूंगा। ऐसा सोचकर कालू उस रात को बबलू के सो जाने के बाद उसके घर में जाता है और उसके ट्रैक्टर को पेड़ काटने वाली आरी से काट देता है। कालू वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह बबलू पीलू के साथ घर के बाहर आता है तो अपने ट्रैक्टर की ऐसी हालत देखकर रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हम गरीब लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? आखिर हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? कौन है जो हमारे घर की नमक रोटी पर हमला कर दिया और कमाई का जरिया खत्म कर दिया? ये ट्रैक्टर मेरी पुरखों का था, जिसकी कमाई से मैं पला बढ़ा और मेरी आने वाली पुश्तें भी इसी को चलाकर काम करती, लेकिन सब बर्बाद हो गया। पीलू और बबलू बहुत दिनों तक इस सदमे से उभर नहीं पाते हैं। सुनिए जी, कब तक हम ऐसे ही दुखी रहेंगे? चलिए कुछ और काम शुरू करते हैं। तुम ठीक कह रही हो पीलू, मुझे हिम्मत दिखानी होगी। फिर कुछ दिनों के बाद बबलू मजदूरी का काम करने लगता है और घर के लिए पैसा कमाने लगता है। कालू ये देखकर बहुत खुश हो रहा था। घर पर पीलू से पैसे मांगने के लिए मकान मालिक आता था। उधार में किराना देने वाले आते थे। पीलू किसी तरह से सबको संभाल लेती थी। देखिए, हम आप सबको आपका उधार दे देंगे, आप हमारी ईमानदारी पर भरोसा रखिए। एक दिन बबलू का दोस्त हरिया शहर से वापस आता है और बबलू को अपने गराज में बुलाता है। मजदूरी का काम पूरा करने के बाद बबलू और पीलू हरिया के पास जाते हैं। बबलू, मैं शहर से नई तरीके सीख कर आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए नया ट्रैक्टर बना सकता हूँ और ऐसे ट्रैक्टर की तुम्हें डबल फायदा देगा। तुम बहुत नेक दिल के हो हरिया। मैं तो वैसे भी डबल मेहनत करता था, अब डबल फायदा भी होगा तो अच्छी बात है। लेकिन तुम क्या करने वाले हो? मेरे पास 2 पुराने ट्रैक्टर पड़े हुए हैं। इनको मैं नई शहर की तरीके से जोड़कर तुम्हारे लिए डबल ट्रैक्टर बना दूंगा। वाह, इसका मतलब अब डबल ट्रैक्टर की मदद से मेहनत आधी हो जाएगी। हरिया भैया, आपका मतलब ये है कि एक ही बार में डबल मुनाफा। मैंने तुम्हें बहुत मेहनत करते हुए देखा है बबलू। अब तुम्हारे बुरे दिन खत्म, वो समय आ गया है। फिर हरिया बबलू के लिए कुछ ही दिनों में डबल ट्रैक्टर बनाकर दे देता है और बबलू डबल ट्रैक्टर को ले जाकर खेत में काम करने लगता है। ये देखकर कालू चकरा जाता है। बबलू के डबल ट्रैक्टर से कड़क सेठ का खेत और बबली सेठानी के खेत में काम करने लगता है। हरिया भाई, तुम्हारे कारण हम मुसीबत से बाहर आ गए हैं। हाँ हरिया भाई साहब, आप नहीं होते तो हमारा क्या होता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब समय समय की बात है। अब आप लोग मेरा मुंह मीठा करा दो। हे भगवान, इस बबलू की ईमानदारी और लगन के कारण हरिया उसको डबल ट्रैक्टर बनाकर दे दिया और अब तो मेरा काम और भी चौपट हो जाएगा। मैं खुद ही जंगल छोड़कर चला जाता हूँ। और फिर इस तरह से बबलू अपनी मेहनत से इज्जत और पैसा दोनों कमाने लगता है।
उसके घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। वो सभी लोगों का उधार चुका देता है। थोड़े दिनों के बाद उन्हें 2 बेटियां होती है, जिसका वो लोग बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। इस तरह से सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। कोल्हापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसके जंगल में बबलू कबूतर अपनी पत्नी पीलू चिड़िया के साथ रहता था। वो एक लकड़हार था और लकड़ियाँ काट के उनके घर बनाकर वो लोगों को वो दिया करता था। पीलू एक दिन कहती है, अरे सुनते हो जी, आप आजकल क्या कर रहे हैं? सिर्फ लोगों के घर ही बनाते रहोगे कि हमारा घर भी ठीक करोगे? बारिश तूफान का मौसम आने वाला है, अगर घर ठीक नहीं किया तो अपने यहाँ पानी भर जाएगा। अरे ठीक है, क्यों परेशान हो रही हो? अभी 2 घर और बना लूं, उसके बाद अपने घर को ठीक कर दूंगा। 2 घर बनाना है या 20? तुम्हें पैसे तो कोई देता नहीं है। आखिर कब तक हम गरीबी में रहेंगे? तुम्हारे साथ वाले देखो कितना आगे बढ़ चुके हैं, गाड़ी ले लिया है, घर ले लिया है। वो सब अपने काम में गलत तरीके से मुनाफा कमाते हैं, अपने ग्राहक को ठगते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। आखिर लोगों की मेहनत की कमाई का, अपने सपनों का घर जो है, इसमें ठगना पाप होगा। अरे मैं तुम्हें चोरी या लोगों को ठगने के लिए नहीं कह रही हूँ, बस तुम अपनी कमाई बढ़ाओ और घर के बारे में भी सोचो। बबलू उदास होकर जंगल में बैठ जाता है। तभी उसके पास एक बूढ़ा बाज आता है। बेटा, ऐसा उदास क्यों बैठे हो? बबलू बूढ़े बाज को पीलू की बताए हुए पीलू की बातें बताता है। तो परेशानी क्या है बेटा? तुम तो बहुत होनहार लकड़हारे हो। लकड़ी काट लो और घर बना लो। मैं हरे पेड़ों को नहीं काटता हूँ बाज जी। तो लकड़हारे क्यों बने हो? कोई और काम कर लो। लकड़हारा होने का मतलब बेकार में पेड़ काटना नहीं होता है। मेरी एक खानदानी परंपरा है। मैं सिर्फ और सिर्फ सूखे पेड़ों को ही काटता हूँ, नहीं तो जंगल ही खाली हो जाएगा। अच्छा, उस तरफ सूखे पेड़ है, जाओ वहाँ। बबलू दूसरी तरफ देखता है। उतनी देर में वो बाज वहाँ से चला जाता है। फिर बबलू सूखे पेड़ों के पास जाता है और उन्हें काटता है। अरे इतने सूखे पेड़, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। फिर लकड़ियाँ काटकर बबलू अपने घर में उन्हें अपने ऑटो में लेकर जाता है और 2 हफ्ते में पूरा नया घर तैयार कर लेता है। ये देखकर पीलू बहुत हैरान हो जाती है। अरे ये तो बहुत सुंदर घर बनाए हो, लेकिन जी इस लकड़ी के घर में हम कैसे रहेंगे? क्या ये वाटरप्रूफ है या आग प्रूफ है? पीलू, मुझसे ये घर कैसे बन गया पता नहीं। मुझे एक बूढ़े बाज मिले थे जंगल में, उन्होंने मुझे सूखी लकड़ियाँ दिखाई। तभी वो बूढ़ा बाज वहाँ आ जाता है। अरे वाह बेटा, तुम तो कमाल के कारीगर निकले। इतना बढ़िया घर, वो भी लकड़ियों का। लेकिन बाज जी, पीलू का कहना सही है, आग पानी से कैसे बचाएंगे इसे? तभी वो बाज एक साधु बन जाता है। मैं जंगल का साधु हूँ। मैंने तुम्हें पेड़ को बचाते हुए देखा है बेटा। तुमने लालच में आकर कभी उन्हें नहीं काटा। मैं तुम्हारे इस लकड़ी के घर को आशीर्वाद देता हूँ कि इसे ना तो आग लगेगी, ना ही पानी कुछ बिगाड़ पाएगा, और तुम और भी ऐसे ही सूखे पेड़ की लकड़ी के घर बनाकर अपना कारोबार करो। साधु बाज की बात सुनकर पीलू और बबलू बहुत खुश हो जाते हैं। बाज बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने पति को भला बुरा बोल रही थी, लेकिन वो सिर्फ इनकी भलाई के लिए। आपके आशीर्वाद से अब हम अच्छे से रहेंगे। इसके बाद साधु के आशीर्वाद और अपनी मेहनत के दम पर बबलू और लकड़ी के घर का कारोबार करने लगा और मुनाफा कमाने लगा। अब वो और पीलू हंसी खुशी रहने लगे। एक जंगल में बबलू कबूतर अपनी पत्नी पीलू के साथ रहता था। वो ऑटो रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसी गांव में जाबाज चील एक गुंडा था। उसके पास पेट्रोल, डीजल और गैस का स्टेशन था। गांव में अकेले उसी के पेट्रोल पंप होने के कारण वो मनमानी दाम में ऑटो वालों को गैस बेचता था। एक दिन बबलू के पास हरिया तोता आता है। हरिया एक साइंटिस्ट था। बबलू,
ये ऑटो कैसा है? तुम तो लाल रंग का ऑटो चलाते थे, क्या तुमने नया ऑटो रिक्शा खरीदा है? तो बबलू कहता है, नहीं सर, नया ऑटो नहीं है मेरा। ऑटो रिक्शा तो बैंक वाले उठा के ले गए, क्योंकि मैंने अपना EMI नहीं दिया था, इसलिए ये ऑटो मैंने खड़क सेठ से किराए पर लिया हूँ। तो हरिया कहता है, ये तो CNG ऑटो जैसा है, माइलेज कितना देता है? तो बबलू कहता है, माइलेज कितना भी दे, क्या फायदा उसके साहब, उसके हिसाब से भाड़ा भी तो देना पड़ता है ना। पूरी जिंदगी भर मेहनत करने पर भी मेरे पास पैसे नहीं बचेंगे। तो हरिया कहता है, तो मैं तुम्हें पैसा देता हूँ, तुम अपना CNG ऑटो खरीद लो, उससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। तो बबलू कहता है, नहीं हरिया सर, वो जाबाज मनमाने दामों में गैस बेचता है, जिससे हमें फायदा नहीं होता है, बहुत बुरे फंसे हुए हैं। तो हरिया कहता है, अच्छा ये बताओ तुम्हारी पत्नी क्या करती है? तो बबलू कहता है, मेरी पत्नी पीलू मिट्टी के सामान बनाती है, वो जो भी एक बार देख लेती है वैसा का वैसा मिट्टी का बना देती है। हरिया कुछ सोचता है और बबलू से कहता है, अच्छा तो एक बार तुम दोनों मेरे घर आना। अगले दिन बबलू पीलू के साथ हरिया के घर गया। पीलू ने हरिया को मिट्टी के बने हुए कुछ सामान दिखाए, जिसको देखकर हरिया बहुत खुश हुआ। फिर वो पीलू को मिट्टी का ऑटो रिक्शा बनाने को कहता है और देखते ही देखते पीलू मिट्टी के ढेर से एक ऑटो रिक्शा तैयार कर देती है। अरे वाह पीलू, तुम तो कमाल की कलाकार हो। तो बबलू कहता है, मैंने कहा था ना सर कि ये जो देखती है वैसी ही चीज मिट्टी से बना देती है, लेकिन अब इस मिट्टी के ऑटो का आप क्या करेंगे, ये चलेगा कैसे? तो हरिया कहता है, ये तो तुम मुझ पर छोड़ दो, अब मैं जाबाज की गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा, और तो और मैं ऑटो वालों को CNG भी सप्लाई करूंगा। फिर हरिया अपनी लैब में पीलू के बनाए ऑटो रिक्शा में काम करने लगा और साथ ही एक बड़ा सा CNG का पंप भी तैयार कर दिया और ऑटो में CNG गैस भी भर दिया। इसके बाद वो बबलू को वो ऑटो चलाने के लिए दिया। बबलू अब मिट्टी का ऑटो चलाने लगा और उससे पैसे कमाने लगा। मिट्टी के अनोखे ऑटो को देखकर जंगल वाले बहुत खुश हुए। तो हरिया कहता है, गांव वालों, अब से आपकी ऑटो की परेशानी हमेशा के लिए दूर हो गई है। पीलू मिट्टी के ऑटो बनाएगी और मैं आप सभी के लिए बड़ा सा गैस पंप भी बना दिया हूँ। अब से आप यही से कम दामों में गैस भरवाओ। तो टिल्लू कहता है, सर ये मिट्टी का ऑटो बारिश में नहीं पिघलेगा क्या? तो हरिया कहता है, मैंने इस पर सारे टेस्ट कर लिए हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मिट्टी का बना हुआ होने से ये एकदम हल्का ऑटो है, जिससे इसकी माइलेज भी 100 की है। ये सुनकर सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जाबाज की दुकान में भीड़ लगनी बंद हो जाती है। बबलू, तुम्हारे इतनी हिम्मत कि तुम मेरे गैस स्टेशन से गैस नहीं भरवा रहे हो? तो बबलू कहता है, तुमने हम लोगों को बहुत लूटा है जाबाज, अब तुम सब हरिया सर के गैस स्टेशन से ही गैस भरवाएंगे। तो जाबाज बोलता है, मैं तुम्हारे हरिया सर का बैंड बजा दूंगा। उसकी ये हिम्मत कि जाबाज से पंगा ले रहा है, मेरी दुकान बंद करवाएगा, मैं उसको ही बंद कर दूंगा। उस रात जाबाज हरिया के घर पर जाता है। हरिया सो रहा होता है। जाबाज चाकू निकालता है, लेकिन तभी कमरे की लाइट्स ऑन हो जाती है और वो देखता है कि उसे पुलिस ने घेर लिया है। तो कालू इंस्पेक्टर कहता है, जाबाज, तुमने इस देवता जैसे साइंटिस्ट को मारने की कोशिश की, आज तो तुम्हारी बहुत पिटाई होगी।
फिर जाबाज की पुलिस बहुत पिटाई कर देते हैं और उसको जेल में डाल देते हैं। इस तरह से हरिया गरीब गांव वालों की मदद करता है और सबकी जिंदगी खुशहाल बन जाती है। अब पीलू और बबलू अमीर हो जाते हैं। पीलू की खुद की मिट्टी का ऑटो बनाने की फैक्ट्री होती है और बबलू हरिया के साथ सीएनजी बेचता था। अब सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। सोनपुर गांव के मुखिया कड़क सेठ अपने बेटे कालू से बहुत परेशान रहा करते थे। कालू कौआ अपने पिता के किसी भी काम में सहयोग नहीं करता था। वो दिन भर अपने दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूमता रहता था और खाली समय पर सिर्फ सोता था। गांव का मुखिया होने के कारण कड़क सेठ को हमेशा यही परेशानी रहती थी कि किसी दिन गांव पर अगर कोई मुसीबत आ गई तो उनका बेटा जिम्मेदारी कैसे संभालेगा। एक दिन कड़क सेठ को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कालू कौवे को डांटते हुए कहते हैं, कालू तू कब तक इसी तरह आवारागर्दी करता रहेगा? तेरे उम्र के कौवे दूसरे शहर जाकर बड़ी बड़ी नौकरी कर रहे हैं। या फिर वो लड़के अपने पिताजी के साथ गांव की पंचायत पर बैठते हैं। मैं तुझे बोल बोल कर थक गया हूँ, लेकिन तू मेरी कोई बात नहीं मानता है। तू सुधरने का नाम ही नहीं लेता है। अब मैंने फैसला किया है कि तू गांव में तभी आएगा जब तू कोई काम करेगा। कड़क की पत्नी कहती है, अरे जी ऐसा गुस्सा क्यों कर रहे हो बच्चे पर? ये आखिर जाएगा कहाँ? तभी कालू कहता है, अरे मम्मी तुम चिंता मत करो, मैं तो अभी बबलू के घर जा रहा हूँ पतंग उड़ाने के लिए। उसके पिताजी फिर गुस्सा करते हैं, तो किसी के घर नहीं जाएगा। मैंने जो कह दिया वो कह दिया। अब तू कल सुबह काम की तलाश में जाएगा और तभी लौटेगा जब तेरे पास कोई काम होगा। कालू को जिम्मेदार बनाने के लिए उसके पिता ने उसको घर से बाहर निकाल दिया और काम की तलाश में लगा दिया। वैसे तो कालू का मन काम की तलाश में बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो एक जंगल के कोने में पहुंचा। कालू उड़ते उड़ते एक जगह पहुंचा और देखा कि वहां पर एक साधु महाराज तपस्या कर रहे हैं। उनके पास से एक नाग निकला। कालू ने देखा कि वो नाग उन साधु बाबा को डसने वाला ही है। कालू ने फुर्ती दिखाकर उस सांप को पकड़ा और दूसरी तरफ फेंक दिया। इस शोर से साधु बाबा की तपस्या टूट गई। साधु बाबा ने सांप को झाड़ियों में भागते हुए देखा। धन्यवाद बेटा, तुमने आज मेरी जान बचा ली। चलो मेरी कुटिया में चलो, वहाँ बैठकर बात करेंगे। साधु की कुटिया में जाकर कालू उनसे कहता है, वाह साधु बाबा जी, ये बांस की कुटिया तो बहुत सुंदर है। हाँ बेटा, ये बांस की कुटिया मैंने खुद से बनाई है। एक एक बांस को जोड़ जोड़ कर बहुत मेहनत से इस कुटिया को मैंने तैयार किया है। ये सुनकर कालू कहता है, साधु बाबा जी, क्या मैं आपके साथ थोड़े दिन रह सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल रह सकते हो। फिर कालू साधु बाबा के पास रहने लगा और उनकी अच्छे से सेवा करने लगा। कालू साधु बाबा के पास रहकर बांस से घर बनाना सीख गया। फिर एक दिन साधु बाबा कालू से बोले, कालू बेटा, अब मेरा यहाँ से जाने का समय आ गया है। अब मैं दूसरी जगह जाऊंगा और तुम्हारा भी अपने गांव वापस जाने का समय आ गया है। कालू कहता है, लेकिन साधु बाबा जी, मेरे पिताजी ने मुझे निर्देश दिए हैं कि जब तक मैं कोई काम धंधा नहीं ढूंढ लेता मैं गांव वापस नहीं जा सकता। काम तो तुमने सीख लिया कालू, बांस के घर बनाने का। ये भी बहुत मेहनत का काम है। अब तुम अपने गांव जाओ और वहां पर बांस के घर बनाने शुरू कर दो। यही काम तुम शुरू कर दो, एक दिन ये बांस के घर तुम्हारे बहुत काम आएंगे। कालू साधु बाबा से विदा लेकर वापस गांव पहुंच जाता है और अगले दिन बांस मंगाकर वो बांस के घर बनाना शुरू कर देता है। उसे बांस का घर बनाता देख उसके पिता नाराज हो जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे इस लड़के को मैंने काम धंधा ढूंढने के लिए भेजा था और ये बांस का घर बनाना सीख कर आया है। उसकी पत्नी कहती है, हाँ पर ये बांस के घर कितने मजबूत और सुंदर दिख रहे हैं। अरे लेकिन ये घर किस काम के हैं? इस घर में कौन रहना चाहेगा? गांव में सबके अपने अपने घर, अपनी अपनी जमीन जायदाद हैं। कालू बहुत मेहनत करके पूरे गांव में जगह जगह बांस के घर बना देता है। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम आ गया। इस बार बारिश बहुत जोरों की हुई और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस वजह से गांव की नदी में उफान आ गया
और गांव बाढ़ की चपेट में आ गया। गांव के पक्षी बहुत घबरा गए, उनके घरों में पानी भर गया था। वे इधर उधर शरण के लिए भाग रहे थे। तभी उन्हें बांस के घर दिखाई दिए। ये बांस के घर काफी ऊंचे बने थे और इसके छत तक पानी नहीं पहुंच रहा था। पूरा गांव कालू के बांस के घरों में शरण लेता है। कालू का पिता कड़क और उसकी माँ वे भी बांस के घर में रहने लगते हैं। कालू अपने पिता से कहता है, पिताजी, मुझे साधु बाबा ने कहा था कि एक दिन ये बांस के घर हमारे बहुत काम आएंगे। पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ गया है, लेकिन ये बांस के घर नहीं डूबे। इस वजह से पूरे गांव के लोग अभी सुरक्षित हैं। हाँ कालू बेटा, तुमने जो किया है वो तो मैं भी नहीं कर सकता था। मुझे तुम पर बहुत गर्व है कालू, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। कुछ दिनों बाद बाढ़ का पानी गांव से उतर गया। फिर सब कुछ सामान्य हो गया और पूरा गांव कालू की बहुत तारीफ करने लगा। वो अपने गांव वालों की हर मुसीबत में मदद करने लगा। उसके पिताजी भी उसके इस बदलाव से बहुत खुश थे।